तो आजकल ये काफी सुनने में आ रहा है कि 20 साल 30 साल 40 साल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ये सच में हो रहे हैं या मीडिया रिपोर्टिंग और ये सब ज्यादा हो गया, ऐसा पहले से होता आ रहा है, अपन को ज्यादा अभी मीडिया में आने लग गया, उस वजह से अपन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है? तो इसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि अभी एट प्रेजेंट जो पिछले 15 से 20 साल के अंदर बढ़ा है, एक तो स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया, हर आदमी को हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई, पेशेंस लेवल कम हो गया। इसके अलावा खान पीन जो था अपना ट्रेडिशनल खान पीन, वो ड्रामेटिकली फास्ट फूड की तरफ चेंज हो गया। इससे क्या है कि अपनी जो एनर्जी, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। पहले सब काम अपने घूमने फिरने का पैदल जाके करते थे या साइकिल से करते थे, आजकल सब संसाधन आ गए, संसाधन आ गए। और ऐड हुआ है वो है अपना ये नशा जो भी हो रहा है अभी, स्मोकिंग, एल्कोहल, इसके अलावा इसमें गांजा, सूखे नशे जिनको कहते हैं। हाँ, तो ये और भी कई टैबलेट के भी इस तरह के। इसमें कोविड-19 का भी कोई रोल है? काफी सुनने में आता है ऐसा बार बार। कुछ ना कुछ कोविड के बाद में वैक्सीनेशन या स्टेरॉइड लगे, उससे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से ये चीजें कुछ एक्स्ट्रा हो गई। तो हमारी जनता में स्पेशली युवाओं को आप ऐसी कोई दो चीज बताएं जो आज की जो जनरेशन है या आज की जो दौड़ भाग चल रही है उसमें इनको हार्ट रिलेटेड ये करना, या चाहे वो कोई खान पान हो, चाहे कोई एक्सरसाइज। राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला और हाल में सैफ अली झारीवाला, आपने सुना इन तीनों के बारे में। ये काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते थे, वर्कआउट्स करते थे, डाइट्स लेते थे, सप्लीमेंट्स लेते थे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आजकल के नौजवानों में, 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक इतना ज़्यादा हो रहा है? इसी विषय पर और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं बीकानेर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर PL स्वामी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड पे। स्वामी सर, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कार्डियोलॉजी में, तो आजकल ये काफ़ी सुनने में आ रहा है कि 20 साल 30 साल 40 साल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ये सच में हो रहे हैं या मीडिया रिपोर्टिंग और ये सब ज़्यादा हो गया, ऐसा पहले से होता आ रहा है, अपन को ज़्यादा अभी मीडिया में आने लग गया, उस वजह से अपन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पब्लिक में 1000 में एक आदमी को कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि उसके अगर कोई बीमारी नहीं है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो भी आदमी की दिल की धड़कनें चलते चलते अचानक रोक सकती हैं। तो 1000 में एक आदमी में होने की संभावना रूटीन पॉपुलेशन में होती है। तो मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आजकल हर चीज़ की ओवर रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उसका मीडिया हो रहा है। उसके अलावा भी मुझे, अभी मैं पब्लिक में काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ रेशियो चेंज हो गया है। पहले 1000 में 1 था, तो 1000 में अब 2-3 का रेशियो, ये थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है। अब ये रेशियो क्यों बढ़ा है, इसका चीज़ें हमें आगे डिस्कस करनी पड़ेगी कि ये रेशियो क्यों बढ़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि अभी एट प्रेजेंट जो पिछले 15 से 20 साल के अंदर बढ़ा है, एक तो स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया, हर आदमी को हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई, पेशेंस लेवल कम हो गया। इसके अलावा खान पीन जो था अपना ट्रेडिशनल खान पीन, वो ड्रामेटिकली फास्ट फूड की तरफ चेंज हो गए। इससे क्या है कि अपनी जो एनर्जी, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। पहले सब काम अपने घूमने फिरने का पैदल जाके करते थे या साइकिल से करते थे, आजकल सब संसाधन आ गए, संसाधन आ गए। तो मुझे इन बेसिकली ये 2-3 चीज़ें लगती है। इसके अलावा जो और ऐड हुआ है वो है अपना ये नशा जो भी हो रहा है अभी, स्मोकिंग, एल्कोहल, इसके अलावा इसमें गांजा, सूखे नशे जिनको कहते हैं। हाँ, तो ये और भी कई टैबलेट के भी इस तरह के। इसमें कोविड-19 का भी कोई रोल है? काफी सुनने में आता है ऐसा बार बार। कुछ तो है कि कोविड के बाद में देखो वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन बदली है, तो उससे कुछ लोगों का फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसे एक स्ट्रेस देखो पब्लिक में डेवलप हुआ है, उसकी वजह से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोविड के बाद में वैक्सीनेशन या स्टेरॉइड लगे, उससे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हो रही। जबकि आप देखा जाए तो आजकल लोग फिटनेस की तरफ भी काफी जा रहे हैं, फिटनेस का भी एक अलग सा क्रेज चल गया। उस चक्कर में लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जैसे अभी सुनने में आया कोई ड्रिप्स लगा रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं। क्या वो उनका भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल, जो या ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं?
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 मंथ एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि पहले दिन जिम जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आज ही मैं सारी एक्सरसाइज कर लेता आज हूँ। ही बॉडी बना लो। हाँ, तो उस चक्कर में वो क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज उतनी करें जितना आप टॉलरेट कर सकें, आप कंफर्टेबली सांस ले सकें। आपको लग रहा है कि अब मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो आप रुक जाएं। ऐसा नहीं करेंगे कि आप और बराबर वाले को कंपटीशन में आप कर रहे हैं कि बराबर वाला कर रहा है मैं भी करते जाता हूँ। हो सकता है आपकी फिजिकल जो टॉलरेंस है, एक्सरसाइज टॉलरेंस है, वो तो हो सकता है थोड़ी कम हो, तो आपको थोड़ा हो सकता है कम एक्सरसाइज पे ही आपकी धड़कनें तेज हो जाएं, सांस फूलने लगे। फिर ओवर करते हैं तो फिर हाइपोक्सिया हो गया, कहीं बीटी हो गया, कई बार आदमी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी देखने में आया काफी लोगों ने जिम में जिनको हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक्स आए, हाँ, और काफी लोगों को क्रिकेट खेलते वक्त भी अभी काफी सुनने में आया कि क्रिकेट खेलते खेलते ऐसे हार्ट फेल्स हुए थे। हाँ, तो इनमें यही है कि ओवर एक्सरसाइज है उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा कई बार क्या है, कोई स्ट्रेस या टेंशन की वजह से जो हार्ट की नसें भी दिमाग के स्ट्रेस से डायरेक्टली रेस्पॉन्सिव होती हैं। अगर आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट की नसों पे नुकसान तो करता ही। कई बार देखा है कि कई लोगों को ऐसे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट सा होता है तो वो कह देते हैं गैस है, ये है, वो है, अवॉइड कर देते हैं उस सिचुएशन को। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उस टाइम क्या प्रॉपर केयर किया जाए? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हार्ट अटैक से मौतें रोकनी है तो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक में आवश्यकता है वो अवेयरनेस की आवश्यकता है कि लोगों को ये पता चल जाए कि मेरे को ये जो दर्द हो रहा है ये हार्ट का है, और उस पर वो फटाफट रेस्पॉन्ड करे। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले सिटी का आदमी जिसको रात को 11 बजे चेस्ट पेन होता है, वो 1 बजे तक तो यही नहीं समझ पाता कि मुझे ये गैस का दर्द है या हार्ट का दर्द है। क्योंकि हार्ट का दर्द जब भी होगा जैसे कोई चोकिंग हो रही है, जैसे कोई हाथी ने अपने छाती पर पैर रख दिया, ऐसे पूरा एकदम जकड़ने वाला दर्द होता है। उसके अलावा गले में बारीकपन आता है, कंधे पूरे भारी हो जाती है। इस तरह का दर्द आदमी को पहले जीवन में कभी नहीं होता है। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि अपने को पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, तो उस वक्त आदमी को थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि हार्ट का दर्द हो रहा है। तो उस वक्त जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको डिस्प्रिन आज के टाइम में जेब पे रखनी चाहिए। अगर ऐसा कभी हो तो तुरंत उसको मुंह में चबा लेना चाहिए, उसको निगलना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि जीभ के नीचे जाएगा ना, तो जीभ के नीचे सीधा हार्ट में चला जाएगा। अगर पेट में जाएगा फिर लीवर से घूम के आने में 2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, मतलब जीभ के नीचे रखेंगे हाँ, तुरंत? जीभ के नीचे जाएगा तो 10 से 15 मिनट में उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। खाली डिस्प्रिन या आप कोई और भी? सिर्फ डिस्प्रिन की टेबलेट को सीधी चबा ली। तो जनता को बताना कई चाहूंगा, लोग क्या करते हैं कि हार्ट अटैक आता तो सॉर्बिट्रेट देते थे। हाँ। आप सॉर्बिट्रेट क्या है, हार्ट अटैक के टाइम कई बार खतरनाक हो जाता है। अभी मेरे पास 2-3 बार इस साल में पेशेंट आए कि घर पे सॉर्बिट्रेट दे दी, अब उसका बीपी नॉर्मल भी होगा, हार्ट अटैक के बाद में सॉर्बिट्रेट देने के बाद में उसका बीपी 70 चला गया। तो इस वक्त कई बार वो सॉर्बिट्रेट फायदे की जगह नुकसान भी कर देती है। मैं हमेशा कहता हूँ सॉर्बिट्रेट हॉस्पिटल में जब तक आप पहुँच नहीं जाए तब तक आप सॉर्बिट्रेट नहीं यूज करें। माना कि एक हॉस्पिटल सेटअप में किसी ने सॉर्बिट्रेट दी, बीपी कम भी हो गया तो फटाफट वो मैनेज हो सकता है। मैनेज हो सकता तो हम जनता को बताना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिस्प्रिन एक आम सी गोली है, आम सी टैबलेट है, कई बार हेडेक में भी यूज़ करते हैं, वो डॉक्टर साहब के अनुसार सबको रखनी चाहिए। और जब भी ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट हो तो उसको ट्रेडिशनल वे से नहीं, पानी में घोल के वैसे नहीं, जीभ के नीचे रख के तुरंत चबा ले, दांतों में चबा ले। जैसे खाना खाते हैं वो मुंह में च्युइंगम की तरह उसको रख लें तो तोड़ के टैबलेट को। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से एक हेल्दी जवान को क्या क्या बेसिक हार्ट चेकअप्स रेगुलर करवाते रहने चाहिए जिससे आने वाला कोई खतरा टल जाए? मैं तो आज ये की तारीख में ये कहता हूँ कि 20 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको साल में एक बार अपना पूरा ब्लड चेकअप, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर, थायराइड ये कराना चाहिए, लीवर फंक्शन कराना चाहिए। क्योंकि आजकल जो मैं डेली रिपोर्ट कराता हूँ तो लीवर के SCOT, एसिपिटी बहुत बड़े हुए आ रहे हैं लोगों के, जवान लोगों के, जिनके फिट दिखने में फिट लोगों के भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल में LDL ये सब डिरेंज आ रहे हैं क्योंकि हमारा खान पीन बहुत खराब हो गया। उसके अलावा एक TMT का टेस्ट करा लें कि बेसिकली एक एक्सरसाइज टेस्ट है, पर उससे अपने को अपनी जो फंक्शनल कैपेसिटी और अपना स्टेटस अच्छे से पता चल जाता है। तो सर जनरली अपन जो देखते हैं रेगुलर जो चेकअप होता है उसमें TMT नहीं हो रहा। अपन बहुत सारे ऐसे जो पैकेजेस और भी देखते हैं तो उसमें TMT नहीं आता। तो TMT के अलग से करवा लेनी चाहिए साल में एक बार, या क्या रिकमेंड करते हैं? मैं देखिए एक बार कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि हम यहाँ से ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके दिल्ली भेजें
या कहीं भी भेजें, तो क्योंकि हर बॉडी में मार्कर की एक हाफ लाइफ होती है, टाइम होती है। तो जहाँ तक अवेलेबल हो, जहाँ तक कोशिश हो, इन हाउस जहाँ भी जांच हो रही है, किसी भी लैब में हो रही है, वहाँ पे आप इन हाउस लैब पे भरोसा करें, क्योंकि आजकल सब लोग है ना ऑनलाइन पे सब टेस्ट वगैरह सब ये पैकेजेस बुक करा देते हैं। बुक करा देते हैं, जिसमें अननेसेसरी फालतू 50 टेस्ट भी हो जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। और फिर कोई बॉर्डर लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो भी फिर उसमें टेंशन क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप इन हाउस लैब से ज़्यादा भरोसा करें। दूसरा कि आप जहाँ तक हो सके सुबह अपना खाली पेट टेस्ट कराएं, एक खाना खाने के बाद भी कराएं, क्योंकि इन दोनों का आप एक एवरेज बना के उस हिसाब से अगर हम टेस्ट करा के और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मैंने खुद का कोलेस्ट्रॉल भी कई बार कराता हूँ, आज कराया, खाना खाने के बाद में कराया या बाद में कराया, दूसरे दिन कराया, तो बॉडी में ये पैरामीटर्स है ना थोड़े थोड़े कंडीशंस के हिसाब से कई बार चेंज होते रहते हैं। तो लोग क्या स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेरा ये एबनॉर्मल आ गया, हो सकता है उस वक्त आपने कोई खाना खाया होगा या कोई आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो कई बार रिपीट करा लें। ऐसा नहीं है कि एक बार एबनॉर्मल आ गया तो आपका वो पैरामीटर हो सकता है कि हमेशा ही एबनॉर्मल रहे। तो थोड़ा आदमी को पेशेंस भी रखना चाहिए कई बार। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर आप रेगुलर ब्लड वर्क भी करा रहे हैं तो इनका कहना है कि कम से कम एक बार एम्प्टी स्टोमक और एक बार कुछ खाने के बाद या जैसे भी हो उस टाइम करवा लें, और उनका एवरेज जो है उनके बेसिस पे फिर आगे डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट जैसा बताते हैं वो शुरू करें। तो आजकल ये इक्विपमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, जैसे एप्पल वॉच, वो और भी बहुत तरह के फिटनेस बैंड आ रहे हैं। कई बार अपन ने सुना है इनकी वजह से जान भी बची है, टाइमली इन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया। लेकिन क्या ये भी ओवरकिल है? ज़्यादा यूज़ करने से अब देखते ही रहते हैं कि हाँ इतना हो गया, इतना हो गया। देखिए मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बहुत ही हाई फाई ईसीजी मशीन है, पर वो भी उसको भी कई बार हम लोगों को खुद को रीड करना पड़ता है। तो ऐसा कोई मशीन पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो आपको अलर्ट कर दे कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या आपको हार्ट अटैक आ गया है। तो ऐसा अलर्ट करने वाला मशीन नहीं है। कई लोगों ने इस तरह की मशीनें ली भी हैं, पर वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। कई बार अननेसेसरी पैनिक भी ओवर यूज हो जाता है उसको, बार बार चेक करने से। मैंने भी एक बार पहना था, वो हार्ट बीट बता रहा था 80, फिर मैं थोड़ी देर बाद चेक एक ही यूज बढ़िया है। जो मैं कहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एप्पल वॉच का यूज है कि अगर आप फुट स्टेप्स काउंट करना चाहते हैं तो उसमें वो एक यूजफुल तरीका हो सकता है कि आपने 10,000 स्टेप पूरे कर लिए तो आप समझ सकते हैं कि आपने सफिशिएंट एक्सरसाइज कर ली। इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कि काफ़ी ऐसा गूगल पे भी पढ़ा है और रिसर्चर्स पढ़ी है कि अगर आदमी 10,000 स्टेप पर डे चलता है तो उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसके बारे में बताएं सर। अगर आदमी 10,000 स्टेप्स घूमता है तो देखो, घूमते हैं बाहर अपने दूसरी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अपने ध्यान लगाते हैं, ये सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस डाउन आता है। इसके अलावा अपनी बॉडी की जो फिटनेस है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी चेंज होती है। अपना फैट डिपोजिशन जिन जगहों पे होना चाहिए वहाँ से वो फैट धीरे धीरे हटने लगता है। दूसरा, अपना खाना अच्छे से पचता है, अपना डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अपने जो भी है डिप्रेशन होता है, कई बार अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, कई बार अपने देखते हैं कि सुबह 1 घंटे घूमने के बाद में स्ट्रेस अपने दूर हो जाता है, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई वॉकिंग करता है डेली 30 मिनट से, हफ्ता में अगर 5 दिन भी करे तो वो 150 मिनट का जो है एक्सरसाइज है वो सफिशिएंट है ब्रिज पर। तो हमारी जनता में स्पेशली युवाओं को आप ऐसी कोई 2 चीज़ बताएं जो आज की जो जनरेशन है या आज की जो दौड़ भाग चल रही है उसमें इनको हार्ट रिलेटेड ये करना, या चाहे वो कोई खान पान हो चाहे कोई एक्सरसाइज हो। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी लोग क्या करते हैं कि खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे पर वो स्मोकर के पास डेली बैठते हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी पैसिव स्मोकिंग है वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपने को लगता है मैं तो पी नहीं रहा, बगल वाला पी रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। अगर आप 20 फीट के एरिया में स्मोकर के बगल में बैठे हैं, 20 फीट शॉकिंग। हाँ, उस एरिया में अगर आप बैठे हैं तो आप ये मान लीजिए आप उसको, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है। अच्छा, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है। तो इससे कैसे अवॉइड किया जाए सर? इसको अवॉइड ऐसे करा जाए कि ऐसे लोगों को समझाए कि जैसे आप जिस घर में सो रहे हैं आपके साथ स्मोकर सो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसे लोगों को अवॉइड करें, उनको दूसरा रूम प्रोवाइड कराएं, उनको समझाएं कि आप स्मोकिंग नहीं करें। मतलब पैसिव स्मोकिंग भी उतनी खतरनाक है? उससे ज़्यादा खतरनाक। ज़्यादा खतरनाक। लोग सोचते हैं कि मैं तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मैं तो सेफ हूँ, जबकि बैठता हूँ नहीं पास। और खान पान से रिलेटेड कुछ? खान पान का यही है कि आप जहाँ तक हो सके मोटे अनाज का
जितने भी ऑयल्स हैं जिन पे रिफाइंड लिखा हुआ उनको सबको अवॉइड करना है। जिस भी ब्रांड पे रिफाइंड लिख दिया वो आपके बॉडी के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करें कच्ची घानी का सरसों का तेल अपने आंखों के सामने निकलवा के उसको यूज करें। इसके अलावा तिल्ली का तेल यूज करें, इसके अलावा ऑलिव ऑयल यूज करें। ये 3 ऑयल हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट माने गए हैं। इसके अलावा आपको जो खान पीन है उसमें मोटे अनाज का, रागी, ज्वार, बाजरा, जो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो अधिक अधिक यूज करनी चाहिए। उसके अलावा भी कुछ लोग बोलते हैं कि 1-2 चम्मच कटहल का आटा जो आता है, जो साउथ इंडिया में होता है, पाउडर होता है, उससे अपना फैटी लीवर और लीवर के एंजाइम वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उससे अच्छा कंट्रोल होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज करके अपनी हेल्थ को फिटनेस कर सकते हैं। इसके अलावा समोसा, कचौरी, जितने भी ये आपने देखते हैं ना काला काला ऑयल होता है उसके अंदर सब बनता है, वो हम खाते तो हैं पर वो हेल्थ के लिए तो पूरा ही खराब है। लेकिन अपन देखें तो आज तो जनरेशन उसी पे शिफ्ट हो चुकी है। आज सुबह शाम नाश्ता, दोपहर में भी वही चल रहा है, शाम को भी वही चल रहा है। तो हमें ये समझना है कि कोरोना ही सब कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं ये इस तरह के ऑयल जो खान पीन है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब ने, स्पेशली जो खान पान को रिलेटेड, और स्मोकिंग वाली जो बताई वो शॉकिंग थी कि 20 फीट की एरिया काफ़ी होती है। 20 फीट की एरिया में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो आप इक्वली उतना ही डैमेज ले रहे हो अपने उससे लंग्स, ज़्यादा उससे ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से सबको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे जनता के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, अपन उनके बारे में बात करेंगे। 3 टर्म आते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। इन तीनों में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है? इनको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा। अब अपनी जैसे गाड़ी है, नई गाड़ी आती है, अब नई गाड़ी आती है तो हार्ट अटैक उस गाड़ी को कैसे होगा, उसको कार्डियक अरेस्ट कैसे होगा, और उसका इंजन फेल है, मतलब हार्ट भी एक इंजन है गाड़ी की तरह। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे डीजल की लाइन है, ठीक है, डीजल की लाइन हो गई, अपने हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देती है वो फ्यूल सप्लाई है, अपने हार्ट का फ्यूल है, ब्लड है, और डीजल फ्यूल है अपनी गाड़ी का। तो अगर लाइन में ब्लॉकेज आ गया मतलब हार्ट अटैक आ गया, फ्यूल वाली लाइन। ठीक है। और ये लाइनें अपने हार्ट की जो दीवार है उसके बाहर की तरफ 3 नसें होती हैं, इनमें किसी भी एक नस में पूरा 100% ब्लॉक हो जाए उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। उसको जब भी पूरी बंद होगी नस या 99% बंद होगी, आपको बहुत तेज दर्द होगा, पसीना आएगा, कई बार सांस फूलने लगेगा, मतलब आपको एक घबराहट या इस तरह का बहुत ही ऐसा अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे कोई चीज़ है आपको छाती को बहुत तेज दबा रही है, ठीक है, इसे तो बोलते हैं हार्ट अटैक। अब होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट ये होता है कि गाड़ी की बैटरी है ना जो करंट वाली, उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो अपने यहाँ भी पेस मेकर होता है, तो कई बार क्या रिदम डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो कई बार धड़कन 200-300 इससे ज़्यादा चली जाती है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। तो आदमी का क्या ब्लड पंपिंग हार्ट की है ना, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाती है, तो आदमी बोलते बोलते जैसे अभी अपने बात करते करते बेहोश होकर गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कई बार बताया कि आप ये गले की नस है इसको चेक करो, देखो आप महसूस करो, अपनी कुछ महसूस हो रहा है, खट खट। हाँ, तो अगर कोई बेहोश हुआ है और उसके ये नस महसूस नहीं हुई तो आप तुरंत ही यहाँ से पकड़ के उसकी छाती अच्छे से छाती दबाएं, उसका वो ही इलाज है। अगर आप सोचेंगे मैं एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो वो तब तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट का समय होता है अपने पास उस आदमी को बचाने के लिए। तो अगर छाती दबाते दबाते अगर हम ये प्रक्रिया फॉलो करके हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हो सकता है उसका ब्रेन को, क्योंकि छाती दबाने से उसका बीपी मेंटेन हो जाएगा, बीपी मेंटेन होने से उसके ब्रेन की सप्लाई चलती रहेगी। अगर आप 15 मिनट भी लगे, 20 मिनट भी लगे, तो तब तक वो आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी 2-5 मिनट में खुद ही सोते हुए आँख खोल लेता है, अगर आपने चेस्ट कंप्रेशन दिया तो रिवर्ट हो जाता है। अच्छा। पर हम लोग क्या करते हैं कि उस वक्त पैनिक में अपने को पता ही नहीं है करना क्या है। तो हमेशा मैंने कई पेशेंट की अवेयरनेस से ये देखा कि मेरे हॉस्पिटल में वो घर पे बिल्कुल बेहोश हो गए थे, उनके घर वालों ने उनकी चेस्ट दबाई तो जिंदा मेरे हॉस्पिटल आए। तो तब मुझे ये लगा कि ये चीज़ अगर घर पे हो जाए ना तुरंत की तुरंत, तो उससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये होता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। हार्ट अटैक आता तो वो थोड़ा टाइम देता है, छाती में दर्द होता घंटे भर का टाइम देगा, 2 घंटे, तब तक तो आदमी हॉस्पिटल। कार्डियक अरेस्ट टाइम नहीं देता, हुआ बात करते करते 1 सेकंड के अंदर आदमी बेहोश हो जाता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर होता है जैसे गाड़ी का इंजन फेल होता है, इंजन फेल होता है तो अपनी गाड़ी क्या करती है, धुआं देती है।
वैसे ही आदमी का जब हार्ट फेल होता है तो उसका सांस फूलने लगता है, वो सिंपल सी चीज़ है। तो हार्ट फेलियर अपने इको में जो हार्ट की पंपिंग हम 60% मानते हैं, अगर किसी 35% से कम होने लग जाती है तो उसको सांस फूलने लग जाता है। आजकल नए तरह का हार्ट फेलियर भी आया है जो 60% पंपिंग नॉर्मल होती है, सब कुछ नॉर्मल होती है, पर उसकी जो लचीलापन है ना हार्ट का वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उससे उसको सांस फूलने लग जाता है। तो इन सब के लिए तो फिर वो दवाई दी जाती हैं जिससे उनका जो हार्ट फेलियर है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कुछ डिवाइस भी आई हैं जो हार्ट की पंपिंग बढ़ाने का, जैसे कि CRTD। कुछ लोगों में पंपिंग कम होने से धड़कने बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है तो उनमें इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अभी जिससे अपने हार्ट फेलियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक आपने अभी बात बताई कि थोड़ा टाइम मिल जाता है जब हार्ट अटैक आता है, वो जो गोल्डन पीरियड है उसके बारे में बताएं कि क्या इमीडिएट स्टेप होने चाहिए और वो गोल्डन पीरियड कितना होता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हार्ट अटैक का पेन स्टार्ट होने के 10 मिनट में आदमी को ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा ये जो पेन हो रहा है ये हार्ट अटैक का पेन है। हार्ट अटैक का पेन होता है, बहुत गंभीर पेन होता है, आदमी को टॉलरेट नहीं कर पाता, इतना पेन होता है कि जान चली जाएगी, इस तरह से उसको महसूस होता है। ऐसा रहता है आदमी को पहले कभी, क्योंकि अपने मस्कुलर पेन, बैक पेन, नी में पेन, हाथ में पेन, अंगुली में दर्द, गर्दन में दर्द, ये तो अमूमन अपने होते रहते हैं। पर ये पेन अचानक बैठे बैठे ये अचानक स्टार्ट होता है, और अचानक जो पेन होता है, छाती में, गले में भारीपन आ रहा है, कंधों की तरफ आ रहा है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, तो आपको तुरंत इमीडिएट या तो डिस्ट्रिप्रिन की गोली ले लेनी चाहिए, नहीं आपको 2 घंटे के पीरियड के अंदर अंदर ऐसे सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा हो, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो। इसके अलावा अगर आप कहीं दूर हैं, सुदूर हैं, तो अपने नियर बाई डॉक्टर से सलाह करके खून पतले का इंजेक्शन लगवा लें। उसके बाद में आप वहाँ से स्टेबल होकर फिर किसी हार्ट सेंटर पे पहुँचे। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है। लोग क्या घर पे गैस की गोलियां लेके उस गोल्डन पीरियड को खराब कर देते हैं। अब गोल्डन पीरियड खराब हो गया तो आपका हार्ट तो डैमेज हो गया, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नाड़ी अचानक चलते चलते पूरी 100%, अगर आपकी ब्लड सप्लाई 100% रुक गई हार्ट की तो वो कुछ नुकसान तो करेगी। अब नुकसान किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी को कम होता है, वो डिपेंड करता है कि नाड़ी कितनी मोटी, वो नाड़ी की साइज़ क्या है, नाड़ी की किस हार्ट के किस एरिया को सप्लाई है। तो सब लोग हार्ट अटैक, सभी हार्ट अटैक को सबको बराबर समझ लेते हैं, उसको आया था वो तो ठीक हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। तो हर आदमी की कंडीशन अलग होती है। सर अभी मैं एब्रॉड गया था कहीं पे, तो मैंने देखा था रोड के साइड्स में डिफिब्रिलेटर्स लगे हुए थे। हाँ, वो उन पेशेंट में कारगर होते हैं जो कार्डिक अरेस्ट हो जाते हैं। कार्डिक अरेस्ट हो गया, जिसने बोलना बंद कर दिया, जिसकी ये नाड़ी आना, ये जो ये पल्स है यहाँ पे गले पे, ये आने बंद हो गई, उसको सीधा लेटर DC से देना गाइडलाइन में है कि अगर कोई अचानक बोलते बोलते बंद कर दिया उसको सीधा लेटर। अपने देश में क्यों नहीं है सुविधा? ये गवर्नमेंट को इस मास एक्शन पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन या बड़े बड़े चौराहे, इन जगहों पे ये करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में जब कार्डिक अरेस्ट होता तो हमने, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने मेरे हॉस्पिटल में अभी पिछले 2 महीने में कार्डिक अरेस्ट के कम से कम 20 मरीज हमने CPR दे के और ये DC शॉक दे के हमने उनको रिवाइव किया है। बाद में एंजियोग्राफी की तो ग्लोक और नहीं मिले बहुत सारे मरीजों। तो इसका मतलब ये है कि कार्डिक अरेस्ट होने के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि आपको ग्लोकेज, नॉर्मल नस हो जिसकी, उसको भी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। और ये डिफिब्रिलेटर जो होता है ये मतलब आम जनता भी यूज कर सकती है? हाँ, कर इतने सकती है, इजी है कर क्योंकि सकती वहाँ रोड साइड लगे हुए थे। कुछ भी नहीं है। इसको एक निप्पल के इस साइड उसका पैड रखना है, एक पैड यहाँ पे रखना है इस साइड में, लेटरल साइड में, और आपको उसमें एक साइड में बटन होता है, उसे चार्ज करना है, और फिर सामने 2 बटन होते हैं, उससे शॉक डिलीवर करना। उस वक्त बस ये ध्यान रखें आसपास जिसको शॉक दे रहे हैं उससे आपकी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं वो शॉक आपको डिलीवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक ट्रेनिंग स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे होनी चाहिए। हाँ, अभी हम लोग है ना कई जगह पे हमने लोगों को ट्रेनिंग दी है, पर आप ये कि DC शॉक की पर्टिकुलरली किसी आदमी पे ट्रेनिंग देना मुश्किल है, इसको किसी डमी पे ट्रेनिंग देनी चाहिए। हाँ नहीं मतलब बेसिक एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसी। आपका ही कैंप्स लगता है, अवेयरनेस कैंप, उसमें, लेकिन मैं ख्याल से बेसिक करिकुलम में कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए। ये बिल्कुल अभी स्कूल में जो बच्चे हैं ना, इनको तो अभी कंपलसरी हो जाना चाहिए ये चीज़ कि इनको CPR ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि अपने देश में मेरे ख्याल से वर्ल्ड में हार्ट अटैक की सबसे रेशियो ज़्यादा कार्डिक अरेस्ट से मौतें अभी इंडिया में हो रही हैं, क्योंकि अभी इंडिया में खान पीन और जो लाइफ स्टाइल पे अभी लोगों का इतना
ध्यान नहीं है। वो सब भगवान की मर्जी पे चलने वाले लोग हैं कि बस भगवान करेंगे वैसे होंगे, अब मैं तो फलानी चीज़ खा रहा हूँ, मैं तो यही वो खाऊंगा, टर्म दे देते हैं कि जो लिखा है वो होगा, लेकिन होगा। पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने को सही समय पे उन पे जैसे आप मानिए कि आप आज आपको शुगर है, शुगर 500 रहेगी, तो आप सोचो कि आपकी कोई लाइफ है, 30 साल के आदमी को 500 शुगर रहेगी, तो आप सोचते हैं कि कभी पॉसिबिलिटी है वो 70 साल तक जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ना। तो इसलिए उस आदमी का अपने को शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे ही अपने भी अगर कोई शरीर में कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोई लीवर में खराबी है, तो अपने को उसको टाइमली कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अपने सोचेंगे वो फाइब्रोसिस हो गया या हार्ट अटैक आ गया उसके बाद में कंट्रोल करें, तो उसके बाद में हार्ट अटैक आने के बाद में कंट्रोल तो तब करेंगे जब हमारा जीवन बचेगा। बिल्कुल सही बात है। वो टाइम तो अपन गवा चुके हैं और already। इसके अलावा बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है। घर का अगर 30 से 40 साल का जवान आदमी चला जाता है तो उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट होता है, तो उसको नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये अपने देश में गरीबी मिटाने का जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें ये भी ऐड हो जाना चाहिए। मुझे खुद को बहुत ऐसा अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे मतलब जो चला गया वो तो गया, अब उसके बाद उसकी फैमिली पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। सर ये तो हो गई अपन ने जो बेसिक टर्म्स पे डिस्कस, अब अपन कुछ प्रोसीजर्स पे बात करते हैं। कॉमन सुनने में आता है बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। इनके बारे में अपन बहुत जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या फ़र्क है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब ये हार्ट का ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट जब इनिशियल स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले बाईपास ही ट्रीटमेंट था। एंजियोप्लास्टी कम से कम 10-15 साल बाद में 90 से 2000 के बीच के दशक में एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई थी। उससे पहले तो बैलूनिंग करते थे। बैलून मतलब कोई ब्लॉकेज है उसको गुब्बारे से फुला दिया, पर वो उसमें क्या है कि वो वापस चिपक जाती थी, तो ये समस्या ही आती थी। इसलिए क्या है, शुरुआत में बाईपास ट्रीटमेंट को अच्छा माना जाता था। तो तब से कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि हमने तो सालों से बाईपास देखा है, तो बाईपास से बढ़िया कोई इलाज नहीं है, लोगों का ये मानना है। पर अभी धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होगा। पिछले 20 साल में अब एंजियोप्लास्टी ज़्यादा होने लगी। एंजियोप्लास्टी ज़्यादा होने दिया, एंजियोप्लास्टी की धीरे धीरे टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। इससे अब कितना भी डिफिकल्ट केस हो, 100% ब्लॉक हो, कहीं चूना जमा हो, तो ऐसे केसों को आप एंजियोप्लास्टी से कर सकते हैं और उनके रिजल्ट बाईपास के इक्विवेलेंट हैं। अगर बाईपास के इक्विवेलेंट रिजल्ट हैं तो अपने को फिर ये छाती का इतना बड़ा जो है कट क्यों करवाएं। सही बात है। दूसरी बात है, इतनी बड़ी सर्जरी होती है तो उसको बॉडी को पे उसका स्ट्रेस आता है। कई प्री डायबिटीज होते हैं जिनको डायबिटीज नहीं है और बाईपास सर्जरी हो गई, उसके 1-2 महीने बाद में देखते हैं हम उसका शुगर लेवल डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉडी को बहुत स्ट्रेस होता है। अगर बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती है तो शरीर को बहुत नुकसान। दूसरा, ये जो अपना कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज को एक बार काट देते हैं तो वो वापस जुड़ती नहीं है। अब इसमें क्या है कि लोहे के जो तार होते हैं उससे आपके वो इस तरह से जैसे कंटिली जाड़ होती है ना, उस तरह से इस बांध देते हैं। तो जब भी वो कोई थोड़ा भारी काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसके तुरंत छाती में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उसको बार बार प्रॉब्लम होती है कि मेरे कहीं ना कहीं दोबारा अटैक आ गया। तो उससे क्या है, वो लाइफ लॉन्ग इरिटेट रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है। तो इसलिए मैं सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको हार्ट की अगर तीनों नस भी ब्लॉक हैं तो आप 2 से 3 डॉक्टर से चाहे सलाह कर लें, पर जहाँ तक हो सके पहले एंजियोप्लास्टी का एक ऑप्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर एंजियोप्लास्टी आपकी कोई फेल हो गई तो फिर भी अभी एक ऑप्शन ये है कि दोबारा भी स्टंट ब्लॉक हो जाता है, हम उसको वापस खोल देते। कई बार ऐसा होता है कि 1000 में 2-4 पेशेंट में ऐसा होता है कि स्टंट ब्लॉक हो गई, तो उसको पुनः खोल सकते हैं। तो लोगों की जो जनरल धारणा बनी हुई है कि 3 नस ब्लॉक है तो बाईपास होगा, तो इसको आप दिमाग से आप हटा दीजिए। बाईपास आप तभी जाएं जब आपके डॉक्टर ये बोल दें कि इसमें एंजियोप्लास्टी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, तब एकमात्र इंडिकेशन है जिसमें आपको बाईपास करानी चाहिए। एक और हमारी जनता का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि एंजियोग्राफी करते हैं, काफ़ी टाइम डॉक्टर उनको रिकमेंड कर देते हैं कि एंजियोग्राफी के दौरान ही एंजियोप्लास्टी करवा लो। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माना कि आज किसी को चेस्ट पेन हुआ 2 घंटे पहले, उसको एंजियोग्राफी करिए, उसको ब्लॉकेज आया, तो उसको में क्यों वेट करना चाहिए? अगर उसके 99% ब्लॉकेज है या 100% ब्लॉकेज है तो क्यों गोल्डन आवर्स तो अपने 2 घंटे थे, अब 2 घंटे के अंदर अपनी एंजियोग्राफी हो गई है। अगर आपने ब्लॉकेज है तो उसको अपने को वेट क्यों करना चाहिए? हम अगर बात करके 10 मिनट भी खराब करें, नुकसान किसका है?
हमारे मरीज का नुकसान है, बिल्कुल। क्योंकि उसका हार्ट डैमेज हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि एंजियोग्राफी करा ली, उसके बाद ही वो अपने परिवार में डिस्कस करते हैं, अपने लाउड वन डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया में कई बार घुस जाते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लॉस उस पेशेंट का होता है जिसको ब्लॉकेज है। ना उस डॉक्टर का नुकसान है, ना उसके परिवार वालों का नुकसान है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आपको छाती में दिक्कत है, ब्लॉकेज है, तो आपको उसको इमीडिएट उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराना। ये अपेंडिक्स की तरह नहीं है कि आज दर्द हो रहा तो कल सर्जरी हो जाएगी या परसों हो जाएगी, इस तरह का नहीं होता। हार्ट में एक विंडो पीरियड होती है। अगर विंडो पीरियड में अगर आपका एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ तो नुकसान आपके मरीज का है। वो फ्यूचर में अगर हार्ट डैमेज हो गया तो सांस फूलेगा, उसके फिर आईसीटी लगेगा, किसी के सीआरटी लगेगा, कई लोगों का ये होता है कि लाइफ लॉन्ग काम ही नहीं करते, थोड़ा सा चले सांस फूलने लगे। तो ये हमेशा हम लोग डिले करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। पर आजकल मरीज ये सोचता है कि ये जल्दबाजी कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो कहीं हमारे अननेसेसरी स्टंट नहीं लग जाए। ये चीज़ हम कॉमनली फेस करते हैं। पर मैंने आज तक मेरे अलावा दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत सारे लोगों की सीटियाँ देखी, पर मैंने एक कि अभी भी अननेसेसरी का काम कभी किसी का भी नहीं देखा। तो ये अपनी दिमाग से धारणा नहीं कर, क्योंकि आपको सारा ऑडियो जो वीडियो है वो मिलता है, तो वीडियो मिलता है तो उसमें गलत काम कैसे हो सकता है? वो हाउ कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। 90% ब्लॉकेज है, एक आदमी आपको कह देगी दवाई से काम तो चल जाएगा, पर कितने दिन चलेगा? ये रिस्क तो लाइफ लॉन्ग रह जाएगी। बात है कि अगर 90%, 99% या 100% ब्लॉकेज है, उसको खुलवाना तो वही। जो स्टंट रिकमेंड करते हैं कितने % ब्लॉकेज के बाद रिकमेंड होता है? एक्चुअली पेशेंट के सिम्टम बेसिस पे डिसाइड होता है। बाकी आप ही गाइडलाइन है कि 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज होता है स्टंट रिकमेंड करते हैं। 60 से 70% ब्लॉकेज होता है तो उसमें FFR कई टेस्ट हैं, वो IFR वो करते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि इसको स्टंट की ज़रूरत है या नहीं। 60% से अगर कम ब्लॉकेज है तो भी स्टंटिंग कर सकते हैं अगर आपकी हार्ट की नस के अंदर कोई अल्सर हो। अच्छा। अब अल्सर हो ये तो आप आईवस करेंगे, ओसीटी करेंगे, या डॉक्टर आपका एंजियोग्राफी करेगा, वो देखेगा, वो डिसाइड करेगा आपके ECG सिम्टम लक्षण, उससे डिसाइड होगा। अगर आपको हार्ट अटैक आया है, आपका ट्रोपाई पॉजिटिव है, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं और आपकी नस में कोई अल्सर है, तो उस अल्सर को हील होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है अगर 60% से कम ब्लॉकेज है। और उस अल्सर को अगर आपने छोड़ दिया और आपने एंजियोप्लास्टी करी और पुनः उसके कभी थ्रोम्बस बन गया तो मरीज की जान जाने का रिस्क रहता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिनमें ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो और फिर भी स्टंटिंग कई बार करनी पड़ती है। एक हमारी जनता का और कॉमन क्वेश्चन आया कि बच्चों में कई बार ये दिल का छेद वाला जो इशू आता है, कई बार तो वो कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग रह लेते हैं, क्या उसका ऑपरेट करवाना चाहिए? कौन सी केस में उनको ऑपरेट कराना चाहिए? देखिए, बच्चों में 2-3 तरह के छेद होते हैं। एक PDA होता है, उसमें हम लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है और बच्चा थोड़ा हेल्थी है तो हम उसमें 1 साल तक वेट करते हैं। अगर 1 साल तक उसका छेद क्लोज हो जाता है, अगर 1 साल बाद में क्लोज नहीं हुआ और छेद है तो PDA को हम अमूमन 100 के 100% उन PDAs को हम क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने का आज की तारीख में 100 में 99% केसेज में हम चीर फाड़ नहीं करते, पैर की नस से छोटा सा तार डाल के बटन लगा के उसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा छेद है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये छेद थोड़ा अच्छा होता है, पर इसमें यह है कि इसमें इको देख के डिसाइड करते हैं कि इको से पता चलता है कि इसमें छतरी लगेगी, बटन लगेगा या सर्जरी होगी। पर इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए हमें कम से कम 5 साल कई बार वेट करना पड़ता है। 5 साल इसलिए कि ये 5 साल के ड्यूरेशन में कई बार छेद स्वतः ही क्लोज हो जाता है। तो इस छेद के लिए अपने को लगभग 5 साल वेट, पर कई बार बड़ा छेद होता है तो 5 साल से पहले भी करना पड़ता है। केस टू केस डिपेंड है। हाँ, बहुत कम केस होते हैं पर करना पड़ता है 5 साल। उसके अलावा VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें अगर छेद मॉडरेट और स्मॉल साइज के हैं तो हम कम से कम 8 साल तक वेट करते हैं, और अगर बड़ा है तो उसको 3 से 6 महीने के बाद में उसको क्लोज कर देते हैं, या तो छतरी लगा देते हैं या उसमें सर्जरी करके सर्जरी से क्लोज करते हैं। तो ये आपके बेसिकली 3 छेद हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी एनोमलीज होती हैं, वो फिर अपने डॉक्टर से, एक्सपर्ट से आपको सलाह करनी पड़ेगी आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। बेसिक ये 3 प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कोई पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है जिसमें आपका छेद बंद है। अगर छेद बहुत ज़्यादा टाइट बंद है तो उसको गुब्बारे से
कई बार चौड़ा कर देते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है, फिर लाइफ लॉन्ग भी चल जाता है। कई बार पुनः ब्लॉकेज जाता है तो दोबारा गुब्बारे से सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मतलब हाँ, आज की डेट में। आज की डेट में। एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि काफ़ी बार मैंने सुना है लोगों से, शायद बीकानेर में अभी फैसिलिटी है कि नहीं, सिटी हार्ट की सिटी हाँ, सिटी एनजीओ। सिटी एनजीओ जो हो रही है वो अपने यहाँ अवेलेबल हो चुकी है बीकानेर में? हाँ, बीकानेर में सिटी एनजीओ काफ़ी होती है, गवर्नमेंट में भी है, अपने प्राइवेट सेटअप में भी है। तो सिटी एनजीओ बीकानेर क्या में- इसको भी रूटीन चेकअप में आ जानी चाहिए? नहीं, मैं ये कहता हूँ सिटी एनजीओ रूटीन टेस्ट के लिए नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सिटी एनजीओ बहुत ही सावधानी से करानी चाहिए, क्योंकि सिटी एनजीओ में इतने रेडिएशन होते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं है। कि ये सिटी एनजीओ एक रूल आउट टेस्ट तो है कि आपको बीमारी है कि नहीं है ये तो बता देगा, पर अगर सिटी एनजीओ ने आपको ये बोल दिया कि आपके 60% ब्लॉकेज है, पर वो फिर कंफर्म नहीं है, पर लोग क्या करते हैं उस 60% को कंफर्म करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 बार सीटियां कराते रहते हैं। वो बहुत ही गलत है, क्योंकि सिटी एनजीओ ने अगर 60% बोला, दोबारा सीटी कराई, तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। क्योंकि सिटी एनजीओ है ना अपने सांस के साथ थोड़ा नसें ना आगे पीछे होती रहती है, तो उसमें कई बार क्या रिजल्ट एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी नहीं है। तो सिटी एनजीओ को रूटीन टेस्ट के तौर पे तो नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा, हम तो आज की तारीख में मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर किसी का कोई बाईपास का ग्राफ्ट ब्लॉक होने की संभावना है उसको चेक करना, तो वो या कुछ ऐसे केसेज हैं 100 में 1000 में एक आधा, तो कि जिसमें कोई आपको कन्फ्यूजन लग रहा है उस केस में आपको ये कराना चाहिए। बाकी इसको रूटीन टेस्ट के तौर पे यूज करना बिल्कुल ही गलत है। आजकल तो लोग गूगल पे सर्च करके सीधे ही सिटी एनजीओ कराने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि रेडिएशन के खुद ही अपने हजार्ड हैं, कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए रूटीनली सिटी एनजीओ ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था, ये मेरे लिए मन में भी था ये क्वेश्चन, और काफ़ी जगह मैंने वीडियोस भी देखे कि लोग आके पॉडकास्ट पे ऐसे रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार सिटी एनजीओ करवा लीजिए। सिटी एनजीओ लाइफ में भी एक बार नहीं कराना चाहिए, तो अगर जरूरत नहीं है तो बिना जरूरत के सिटी एनजीओ जैसे टेस्ट नहीं कराना चाहिए। सर अब फाइनली हमारा जो मेजर सवाल है जो लगभग सब ने पूछा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, साइलेंट अटैक। कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे डायबिटीज है या न्यूरोपैथी है या कुछ फीमेल पेशेंट है, उनमें क्या है कि जैसे अपने छाती में दर्द हो ना उस तरह का दर्द नहीं होता। उनको क्या है कि थोड़ा पसीना आ जाएगा, थोड़ा सा घबराहट हो जाएगा, अमूजनी हो जाएगा, जीभ बेचैनी हो जाएगी, उल्टी सी महसूस हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा। नोजिया मतलब उल्टी आने का असर महसूस होगा उनको, या अनडाइजेशन हो जाएगा, खाना नहीं पच रहा, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा उसका पेट भारी हो जाएगा, गैस उसके अधिक बनेगी। तो ऐसे जिनको हार्ट अटैक आते हैं इनको साइलेंट अटैक होते हैं। साइलेंट अटैक का मतलब कि उसको पता ही नहीं चला। तो इस तरह की चीज़ों में यह कि अगर आपके डायबिटीज है या कोई फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, तो आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। डॉक्टर साहब एक और बहुत कॉमन सा सवाल है, जैसे किसी को हार्ट में पेन हुआ या डिस्कम्फर्ट हुआ, उसने चेक कराया, एंजियोग्राफी करवाई, कुछ इशू आए उसको, तो वो क्या करता है, बड़े शहरों की तरफ भागने की कोशिश करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज से 10 साल पहले तक लोग जयपुर या दिल्ली जाते थे, क्योंकि जो अभी आज बीकानेर में हम लोगों ने जो सुविधाएं डेवलप की हैं ये पहले जयपुर दिल्ली में थी। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लोग पूछते हैं बैकअप सपोर्ट पूछते हैं कि आपको बैकअप सपोर्ट क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो आपका सबसे बड़ा बैकअप आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, क्योंकि अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है, हार्ट अटैक की रूटीनली एंजियोप्लास्टी करती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि साल में अगर कोई सेंटर 75 से 100 एंजियोप्लास्टी पर ईयर करता है तो उसे हाई वॉल्यूम सेंटर मानते हैं। और जबकि आज हम हमारे सेंटर की बात करें तो हम ये आंकड़ा 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 100 लोग 2 महीने के अंदर यहाँ अपने हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं तो वो लोग बावड़े तो नहीं है। सही बात है। तो फिर आप जयपुर या दिल्ली क्यों भाग रहे हैं? उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क ऑन द वे, अगर कई बार कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया, दोबारा अटैक आ गया, उसमें कई बार पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, एक बार नहीं मैंने कई बार सुना है कि रिंगस के पास कोलैप्स हुआ, सीकर के पास हुआ, रतनगढ़ के पास हुआ। तो फिर आप इतनी रिस्क भी वो इसलिए लेते हैं कि उसके आसपास वाले कई लोगों ने पहले जयपुर दिल्ली में करवाई है, तो वो कहते हैं कि हमारा फलाना डॉक्टर जानकार है, फलाना आदमी जानकार है, फलाना वो मेरा वो जानकार है,
तो वो अपनी जान पहचान के लिए, अपने कंफर्ट के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस है जो अपने यहाँ बीकानेर में ये इंश्योरेंस कंपनियाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, तो वो सोचते हैं कि हमारा इंश्योरेंस है, उस चक्कर में हम जयपुर दिल्ली जाके हम लोग करा लेंगे। पर हम इस चीज़ का भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सभी इंश्योरेंस अपने बीकानेर में भी उपलब्ध हों। डॉक्टर साहब, एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहेंगे या आप बताएं हमें कि इमरजेंसी सिचुएशन में सीपीआर क्या होता है और कैसे किया जाता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपना हाथ ऐसे सीधा टाइट पकड़िए, सीधा ऐसे करके टाइट, ये कोहनी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको चेस्ट का ये वाली जगह है, इसको पकड़ के अपनी सांस के साथ बिल्कुल सीधा बैठ के छाती के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे जोर से आपको जितना प्रेशर दे हाँ, सकते हैं। हाँ, अच्छे से उसको दबाएं। लोग सोचते हैं कि इससे कुछ नुकसान हो जाएगा, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। कई बार एक दो रीप से थोड़ी क्रैक भी हो जाती है, तो वो महीने 2 महीने में वापस पुनः रिकवर हो जाती हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले आप ये टेस्ट करें जो आपने बताया था। हाँ, गले के ऊपर हाथ रखें, अगर गले की ये धड़कन आ रही है कि नहीं आ रही, बंदा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर बोलते बोलते अचानक बेहोश हो गया, आपने उसका नाम पूछा, नाम नहीं बता पा रहा और धड़कन नहीं आ रही, तो आपको ये प्रक्रिया इमीडिएट स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आपको ये प्रक्रिया करते करते जोर से चिल्लाना है, ताकि अड़ोस पड़ोस से कोई आदमी आ जाए जो आपकी मदद कर सके। सबसे पहले आदमी को सीधा लेटाएं, जैसे कहीं बाथरूम में गिर गया तो उसको तुरंत बाहर लेके आए, कहीं ऐसी सीढ़ियों में गिर गया तो उसको नीचे लेके आए, सीढ़ी पे ही नहीं करते क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से होगा नहीं वो चीज़, क्योंकि वो लेट नहीं पाएगा वहाँ पे। तो आपको सबसे पहले उसको प्रॉपर सीधे लेटाना है, लेटा के फिर स्टार्ट करना, फिर शाउटिंग करना है ताकि पड़ोस दूसरा बंदा आ जाए। दूसरा बंदा आने से एक कि आप एक या 2 मिनट के बाद में थक जाएंगे, तो वो आपका सपोर्ट करेगा। फिर आस पड़ोस में और भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि आजकल इतनी पॉपुलेशन तो है, आस पड़ोस में कोई ना कोई मिल जाता है। बिल्कुल। फिर दूसरे को बोलो कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें, आपको तो उस काम में लगे रहना। इस प्रकार से हम रेस्क्यू करें, जैसे आर्मी रेस्क्यू करती है किसी आदमी को, उस तरह हम लोग खुद आर्मी की तरह अपने आप को मानने लगे कि मुझे हर आदमी की एक नागरिक की जिम्मेदारी हो कि मुझे सीपीआर सीखना है। और सीपीआर कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही इजी गोइंग काम है। जैसा कि मैंने बात बताया, इसमें कुछ ही ना आपको इंजेक्शन लगाना है, ना कोई आपको स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ पॉइंट दिखाना है कि ऐसी कंडीशन हो तो मैं ऐसा, और पैनिक नहीं करना। पैनिक नहीं करना। मैं आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की परिस्थितियों में 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा भूलनी नहीं चाहिए। मैं आपको पहला बताता हूँ कि अगर आपको बहुत तेज छाती में दर्द हुआ है, आपको पसीना आ रहा है, कहीं आप ऐसी जगह हैं जहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपनी जेब में हमेशा डिस्प्रिन रखें। डिस्प्रिन को इस तरह की परिस्थिति हो तुरंत दांतों की चबानी है, चबाने के बाद में च्युइंगम चबाते हैं वैसे करनी है, उसको जीभ के नीचे रखना है ताकि जीभ से वो अवशोषित होकर सीधा हार्ट की नसों में चली जाए, ताकि उसका जो इफेक्ट है 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाए। इसके अलावा आपको जहाँ तक हो सके नियर बाई हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ जो आपके डॉक्टर से सलाह करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट ठीक रहेगा। आपको खून पतले का दवाई लगना है, या आपको नियर कोई 100 मिनट या 120 मिनट नियर बाई कोई हार्ट सेंटर है, तो वहाँ आप तुरंत इमीडिएट शिफ्ट हो जाए। उसके अलावा दूसरा है कि आपको जब भी हार्ट अटैक आए तो सॉर्बिट्रेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है सॉर्बिट्रेट। हम समझते हैं कि सॉर्बिट्रेट से हार्ट अटैक रुक जाता है, ऐसा कभी नहीं, उल्टा आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। कई बार क्या इससे बीपी कम हो जाता है। इसके अलावा कोई बंदा आपके आस पड़ोस में कहीं भी बैठे बैठे बोलते बेहोश हो जाए तो तुरंत गले की नस चेक करनी है। अगर यहाँ से पल्स नहीं आ रही तो आपको तुरंत उसको सीधा लेटा के छाती दबाने का सीपीआर का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। इसके अलावा आपको जब भी हार्ट अटैक आए या कहीं एंजियोग्राफी हो तो आपको पैनिक नहीं करना। मैंने अभी पिछले दिनों में एक पेशेंट था जो गंगानगरी हनुमानगढ़, वहाँ पे उसकी एंजियोग्राफी हुई, उसको हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आया तो उसने सोचा कि मैं अब इसकी एंजियोप्लास्टी जयपुर कराऊंगा, तो उसने हार्ट अटैक के मरीज को वहाँ से शिफ्ट करने का प्रयास किया, तो वो लोनगढ़ से आके कोलैप्स हो गया। अब लोनगढ़ से मेरे पास लाया तो मैंने उसको यही कहा कि आपको वहीं गंगानगर या हनुमानगढ़ जहाँ भी था तुम वहीं करवा लेते, तुम्हें उस पेशेंट को जयपुर ले जाने का इतना रिस्क क्यों लिया। तो वो उसने मुझे बताया कि मेरे दोस्त ने बताया कि इसका एंजियोप्लास्टी मैं जयपुर ही कराएंगे, हमने पहले जयपुर कराया हुआ है। पर ये चीज़ हमें अब बदलनी पड़ेगी क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है। और इसके अलावा आपको कभी भी कोई हार्ट अटैक हो, कुछ भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, पैनिक नहीं करें
और इसके अलावा अपनी खान पीन, नशे की आदतें, एक्सरसाइज, शुरुआत में जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करें, हैवी एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज को धीरे धीरे 5 से 6 महीने के टाइम पे धीरे धीरे स्लो बढ़ाएं। इसके अलावा अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, फैमिली के लोगों से बात करें, सोशल मीडिया, मोबाइल इनके डी एडिक्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू।